नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी 57 वीडियो वाली जो सीरीज चल रही है, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए आज ये 29वां वीडियो है। इससे पहले हमने आपको 28 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे। आने वाले समय में अगर आपको CHSL का एग्जाम देना है, CGL का मेंस देना है, MTS का एग्जाम देना है ना, तो आपको जो है ये सीरीज आपको रामबाण साबित होगी भैया, रामबाण। ठीक है, तो ये सीरीज अगर आपने पिछला वीडियो अटेंड नहीं किया है तो एक से वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए। इस प्रकार से मैं आपको 57 वीडियो लाऊंगा जो लगभग आधा समाप्त हो गई है। ये वीडियो की PDF जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे दिया जाता है, जहां डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है। लिंक पे आपको क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज करना है। आपको मात्र 25 रुपया में ये 57 क्लास की PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे आज अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 57 PDF नहीं मिलेगी। आज अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आज तक जो क्लास हुई यानी 29 PDF मिलेगी। और इस सभी PDF को मैं 1-2 दिन में कंपाइल करके एक ही बना दूंगा, ताकि आपको पढ़ने में और कैरी करने में सही रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उसके बाद एक एक वीडियो जैसे जैसे क्लास होगा वैसे वैसे आपको PDF मिलता रहेगा। पहला जो प्रश्न है, भारत के सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के लाभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही है? Which of the following statements are correct regarding the benefits of retired president of India? तो जो इंडिया से प्रेसिडेंट रिटायर्ड हो जाते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट उनको क्या क्या बेनिफिट मिलती है, इस पे कई दफा क्वेश्चन आए हैं। इसी तथ्यों को आज मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो जो रिटायर्ड हो जाते हैं प्रेसिडेंट, उनको सबसे पहले 2.5 लाख रुपए की मासिक पेंशन जो है उनको दिया जाता है। कितनी? 2.5 लाख रुपए की मासिक पेंशन जो है उनको प्रोवाइड कराया जाता है। वह भारत के जो भी जमीनी स्तर का, हवाई स्तर वाला या फिर जल स्तर वाला जो भी आपका यात्रा के साधन है, उनमें फर्स्ट क्लास में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेवल के हकदार हैं। माने वह रेल में, हवाई में और स्टीमर में अपने एक असिस्टेंट के साथ फ्री यात्रा के ट्रेवल है, वो भी फर्स्ट क्लास में, प्रथम दर्जा में। ठीक है, इनके अलावा वे सालाना जो है 1 लाख रुपए तक की कार्यालय व्यय के हकदार होंगे। 1 लाख तक रुपया जो है फंड में आएंगे उनके अपने कामों पे खर्च करने के लिए, कार्यालयी कामों पे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सेवानिवृत्त राष्ट्रपति एक निजी सचिव रख सकते हैं, एक निजी सहायक रख सकते हैं, तथा 2 जो है आपको चपरासी मिलेंगे अगर आप रिटायर्ड राष्ट्रपति रहे हैं इंडिया का तो। ठीक है, ये तो हो गए इनके ये फंक्शन कि आफ्टर रिटायरमेंट क्या मिलते हैं। अब जब कार्यरत होते हैं राष्ट्रपति तब क्या इनका फंक्शन है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए 3-4-5 टॉपिक हमेशा एग्जाम में आउट रहता है। एक तो राष्ट्रपति, एक महात्मा गांधी, एक हाल फिलहाल में हुआ गेम, एक जनगणना, एक क्लासिकल डांस। ये सब कुछ टॉपिक है कि TCS के एग्जाम में ना आउट ही रहते हैं कि भैया इसको पढ़ के ही आना है, तभी मैं आपको नंबर दूंगा, है ना। तो आप पहले ही जान लें इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, तो ये तो राष्ट्रपति के बारे में हो गए कि भाई आफ्टर रिटायरमेंट इनको क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है। इनके अलावा राष्ट्रपति का पद आर्टिकल कितने में है? तो आर्टिकल 52 में है, 52 में है। और 52 से लेकर 61 तक एक भी ऐसा आर्टिकल नहीं है जो राष्ट्रपति से संबंधित ना हो। यानी प्रत्येक आर्टिकल किसी न किसी रूप में राष्ट्रपति से संबंधित है। और इसका मैंने कोड भी बता दिया है, पकानी कोका द्वियोदशम, है ना। जैसे मो लास्ट में आ गया तो मो एक्स्ट्रा आ जाएगा तो महाभियोग हो जाएगा। महाभियोग मतलब राष्ट्रपति की हटाने की जो प्रक्रिया है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, संसद के अभिन्न अंग होते हैं। क्यों? क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, अगर आपको संसद पूरी तरीके से व्याख्या करना है तो ये तीनों से मिलके बनते हैं। ठीक है, इनके अलावा कार्यपालिका के भी प्रधान होते हैं। लेकिन मैंने कहा है भाई कार्यपालिका की जो प्रधानता है वो कौन यूटिलाइज करता है पावर का? तो PM करता है। PM जो है केंद्र में पावर का वास्तविक यूज करता है, जबकि कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो ध्यान रखेंगे। इनके अलावा राष्ट्रपति का जो क्षमादान है ना, ये आपका आर्टिकल 72 में है कि कोई भी कदाचार सिद्ध व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं, आर्टिकल 72 के थ्रू। इनके अलावा राष्ट्रपति के पर महाभियोग है, जो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रोसेस है, ये अनुच्छेद 61 में है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत के महान्यवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया
वर्तमान में कौन है? वेंकट रमनी साहब है। कौन है? वेंकट रमनी साहब है। तो इनको जो ध्यान रखेंगे तो इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के महान्यवादी यूपीएससी के अध्यक्ष जो वर्तमान में कौन है भाई? मनोज सोनी है। तो इनके भी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, है ना, हर राज्य में अलग अलग हाई कोर्ट हैं, अलग अलग चीफ जस्टिस होंगे, तो इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन इसमें जो है गवर्नर का सलाह लिया जाता है, उस संबंधित राज्य के गवर्नर की सलाह ली जाती है। सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस जो भी होते हैं, चाहे चीफ जस्टिस हो चाहे वैसे नॉर्मल वाला जस्टिस हो, सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाता है कि राज्यपाल की कार्यकाल कितने वर्ष की होती है, तो आपको आंसर देना है कि राज्यपाल की कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे, है ना। इनके अलावा राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत जो है अध्यादेश जारी करते हैं, है ना। इसके अलावा राष्ट्रपति 108 के अनुसार संसद के ज्वाइंट सीटिंग बुलाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा जो है ज्वाइंट सीटिंग बुलाते हैं आर्टिकल 108 के थ्रू। लेकिन इसमें जो है अध्यक्षता कौन करते हैं? तो अध्यक्षता आपका कौन करते हैं? जो है स्पीकर करते हैं। ये मैं कुर्सी बना दिया हूं, ये आपका स्पीकर करते हैं जी अध्यक्षता किसकी? ज्वाइंट सीटिंग की, है ना। यानी लोकसभा के अध्यक्ष जो वर्तमान में कौन है? ओम बिरला जी हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनके अलावा जो है अगला प्रश्न की तरफ। अच्छा, और भी है राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा, आज पूरा ही समाप्त कर दूंगा और कल एक ऐसा वीडियो लाऊंगा जिसमें 6-7 टॉपिक को मैं पूरा ही जो है घसीट दूंगा। अगर उससे क्वेश्चन आएगा तो आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं, है ना। वर्तमान में 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए थे, है ना। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी साहब। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हुए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन। निर्विरोध चुना जाने वाला राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हुए थे। प्रथम सिख राष्ट्रपति डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के पद पे रहते हुए राष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में कार्य किए वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब थे। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल सिंह है। तो कम से कम इतने राष्ट्रपति के बारे में जो शुरुआती है, जो मतलब सीधे सीधे लड्डू वाला क्वेश्चन आता है कि भाई ये क्या है, ये कौन हुआ था, कैसे हुआ था, तो इतना कम से कम आपको जानकारी रखनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन है? हु इज द विनर ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023? देखिए ये टेस्ट चैंपियनशिप है ना, कि ऐसा नहीं कि आज हुआ और 15 दिन के बाद खत्म हो गया। इनका नाम भी कुछ ऐसे ही दिया जाता है। जैसे आप 2023 वाले जो प्रश्न देख रहे हैं, ये 2021-2023 वाला चल रहा था, ठीक है। तो इनके विजेता जो बने हैं, ये सेकेंड वाला एडिशन है भाई, है ना। पहला एडिशन के विजेता न्यूजीलैंड हुए थे, ये सेकेंड एडिशन हुआ है अभी। तो 2023 वाला जो एडिशन हुआ अभी खत्म हुआ, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया जो है विजेता रहे हैं। और उप विजेता कौन रहे? तो भारत जो रहा है फाइनल में जो है उप विजेता रहे, यानी अंतिम तक रहे, साथ दिए लेकिन जीत नहीं पाए, है ना। तो आपको ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगा आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उसके करंट अफेयर के सेक्शन से, क्योंकि ये लंबा इंतजार कराने के बाद इसकी रिजल्ट आती है और रिजल्ट आ गई है तो अब एग्जाम में आएंगे भाई। तो ऑस्ट्रेलिया जो है इनके विजेता रहे हैं और उप विजेता कौन रहे हैं? तो भारत रहे हैं 2021-23 वाले का। अगर पिछला वाला बात करें, है ना, 19-21 वाले का, तो पहला जो टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, इसके विजेता न्यूजीलैंड रहे थे और वहां पर भी उप विजेता कौन रहे थे? तो भारत ही रहे थे, है ना। तो दोनों बार फाइनल में गया भारत, और एक बार जो दुई बार खेले हुआ है, तो एक बार न्यूजीलैंड जीता और एक बार जो है अभी लेटेस्ट वाला ऑस्ट्रेलिया जीता है। अभी आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि T20 महिला वर्ल्ड कप 2023 जो है इनके विजेता ऑस्ट्रेलिया है और उप विजेता साउथ अफ्रीका है। और हुआ कहां था? तो होस्ट कंट्री ही उप विजेता है, मतलब साउथ अफ्रीका ही उप विजेता है, ठीक है। इनके अलावा एक ICC अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप जो इनके फर्स्ट एडिशन है, ये पहली बार आयोजित करवाए गए। ये कहां पे आयोजित करवाए गए थे? साउथ अफ्रीका में। इसके विजेता कौन रहे? भारत। और उप विजेता कौन रहे? तो इंग्लैंड। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये अंडर 90 वाला है, शेफाली वर्मा वाला, है ना। शेफाली वर्मा थे यहाँ की कैप्टन। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा दिए गए क्वांटम सूत्रीकरण के आधार पर, देखिए क्वांटम सिद्धांत एक अलग है, क्वांटम सिद्धांत जो प्लैंक से जुड़ा हुआ है, ये क्वांटम सूत्रीकरण है।
के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष में पदार्थ की नई अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का अनुमान लगाया था? ये काफी इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, आपको कई लफ्ज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे भाई पदार्थ की पांचवी अवस्था किसे कह देते हैं, तो इसे ही कह देते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को। ठीक है, चौथा अवस्था किसे कहते हैं? प्लाज्मा का। और पहला तीन गो अवस्था तो आप लोग जानते ही हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये तो भौतिक अवस्था है, जिंदगी की आधार है ना। तो भाई इन व्हिच ईयर डिड अल्बर्ट आइंस्टीन प्रेडिक्ट अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर called Bose-Einstein condensate based on the quantum formulation given by the Indian physicist सत्येंद्र नाथ बोस। तो सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा ये कब जो है मतलब इस प्रकार का जो है निर्णय दिया गया था? तो 1924 में, है ना। इसका नाम अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या रखा था? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इस प्रकार से जो है इनका नाम रखा था, कंडेंसेट। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 1924 में। तो इसे ध्यान रखेंगे, आजकल इस भी काफी पूछा जा रहा है, किसी तत्व के खोज का किसी वैज्ञानिक ने कब क्या कहा है, ये चीज सब जो है ज्यादा आजकल एग्जाम में आ रहे हैं। पदार्थ के तीन भौतिक अवस्था तो ये आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठोस, द्रव और गैस। इनसे भी आपको जो है छोटे छोटे क्वेश्चन ध्यान रखना चाहिए। जैसे ठोस है, ठोस से सीधे गैस में रूपांतरण हो जाता है, इस विधि को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आपने कपूर को देखा होगा, अगर आपने कपूर को खुला छोड़ दिया और आधे घंटे के बाद आप आओगे तो आप कपूर नहीं पाओगे, कुछ नहीं, खाली डिब्बा रहेगा। ये कहां चला गया कपूर? तो ऊर्ध्वपातित हो गया है, ठोस से गैस बन गया, इसीलिए कपूर के डिब्बा को बंद करके रखा जाता है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जब ठोस से द्रव में होता है तो उसे क्या कहते हैं? पिघलना कहते हैं, है ना। द्रव से गैस में होता है तो वाष्पीकरण कहते हैं, और सीधे ठोस से गैस में होते हैं तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। द्रव से ठोस बनता है तो संघनन कहते हैं। तो इस प्रकार से कुछ यहाँ से फार्मूला है जो आपको ध्यान रखना है ना। इनके अलावा ठोस, द्रव, गैस से और भी चीजों को आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा ठोस में होता है, सबसे ज्यादा ठोस में होता है, फिर हमारा गैस में होता है, और सबसे कम जो है द्रव में होता है, और सबसे कम जो है गैस में होता है। सुनने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन वास्तविकता यही है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस माध्यम में होती है ना। इनके अलावा प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, वैक्यूम में होती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन के आंसर 1924 हो गए। पदार्थ के तीन अवस्था आपने समझ लिया। पदार्थ की अगर चौथा अवस्था पूछा जाता है तो प्लाज्मा बताइएगा। प्लाज्मा, देखिए मैंने कल भी बताया था, प्लाज्मा रेड ब्लड जो सेल होती है, आपका ब्लड जो होती है उसमें भी पाया जाता है आपका प्लाज्मा। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और इससे चौथा अवस्था भी अगर आपसे पूछे तो प्लाज्मा बताना है, और पांचवा पूछे तो अभी आपने देखा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, इनके अलावा अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत 1905 में रिलीज किया था। इन्हीं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा एक भारतीय वैज्ञानिक है जगदीश चंद्र बसु, इन्होंने कैस्कोग्राफ की खोज किए थे। ये एग्जाम में आ जाता है। कैस्कोग्राफ क्या है? तो पौधा का जो वृद्धि होता है उनको मापने का यंत्र है, पौधा वृद्धि मापक यंत्र कह सकते हैं इसको आप, कैस्कोग्राफ को। इससे पौधे की वृद्धि को मापा जाता है। इनके अलावा पौधे की वृद्धि जो है बलाई के आधार पर भी मापा जाता है। तो भाई ये अलग एक तरीके हैं, और ये एक यंत्र है, जिस यंत्र की खोज कौन किए थे? जगदीश चंद्र बसु ने किया था। इनके अलावा सर्वप्रथम डाल्टन महोदय ने परमाणु की खोज 1803, कहीं कहीं आप इसे 1801 भी देखेंगे तो घबराने वाली बात नहीं है, दोनों में से एक ही ऑप्शन रहेगा। 1800 ईस्वी में माना जाता है। 1800 से 1805 तक इसकी आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1803 रखा है, जो एक अच्छे ऑथेंटिक पुस्तक की देन है ना। तो डेल्टन महोदय ने परमाणु की खोज 1803 में करा था। न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक साहब ने किए हैं, इन्हीं कारण इसे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कई बार तो आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी क्वेश्चन आ गए हैं आवेश को लेकर के। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। सेम आपका अल्फा, बीटा, गामा को भी रिलेट कर लेना है कि भाई जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसको रिलेट करना है बीटा से, जो प्रोटॉन है इसको अल्फा से, और जो आपका न्यूट्रॉन है उसको हम गामा से रिलेट कर लेते हैं। बीटा पे आपका निगेटिव चार्ज होता है, अल्फा पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, और गामा पे कोई चार्ज नहीं होता है। गामा की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है अल्फा और बीटा में, है ना। तो इतना चीज कम से कम आपको ध्यान होनी चाहिए कि किस पे कौन सी आवेश होती है, काम दिलाएगा, नंबर दिलाएगा भाई, है ना। इनके अलावा न्यूट्रॉन की खोज के लिए बता दिया। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में करा था, और इस बार की सीजीएल में ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट किए गए, है ना। खोज को लेकर के, कभी तो कोशिका भित्ति को लेकर, कभी प्लांट या जो है जानवर वाला कोशिका उनको लेकर
के, है ना। तो ये कोशिका चैप्टर जो है कल मैं इसे भी निपटाऊंगा, जो 5-6 टॉपिक लाऊंगा जिसमें मैं कोशिका रखूंगा, हाल फिलहाल में जो भी गेम्स हुआ उससे क्वेश्चन रखूंगा, कुछ चुनिंदा जो डांसर है उनको पुरस्कार कब क्या मिले वो दिखाऊंगा आपको। तो ऐसे 3-4-5 चीज जो है लपेट दूंगा कल, उससे क्वेश्चन आएगी तो बाहर नहीं आएगी, यानी 4-5-6-7 नंबर जो है पहले से ही फिक्स करके हम लोग बैठेंगे, ठीक है। कल आ जाएगी भाई, आज थोड़ा बहुत जो है लिखा हूं, अब लिखने में टाइम लगता है भाई। इनके अलावा जो कोशिका की जीवित वाली फॉर्म की खोज किए थे ये 1674 में किए थे, कौन किए थे? ल्यूवेन हॉक साहब ने किया था। देखिए अभी सीजीएल में क्वेश्चन राइज किया कि पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला, और एक नहीं 3 दिन ये क्वेश्चन पूछे गए, है ना। तो यहाँ पे मैं बताऊं कि पहला नोबेल पुरस्कार जो है विषय है और ईयर है। आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में 5 सेक्टर में हुआ था, बाद में 1968 में स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा एक इकोनॉमिक्स के अंदर जो नोबेल पुरस्कार को ऐड किया गया, और 1969 में जो है पहला पुरस्कार दिया गया। तब से लेकर आज तक 6 सेक्टर में जो है पुरस्कार दिया जाता है। तो इन्हीं सेक्टरों का वर्णन कि पहला किसको किसको मिला आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले फिजिक्स में मिला था विलियम रोएंटजन को। विलियम रोएंटजन महोदय जानते हैं ना, किरण की खोज के लिए। इनके अलावा जैकब्स हेनरिक वैन हॉफ, ये पूछा गया था केमिस्ट्री में, रसायन के लिए 1901 में। एमिल वान बेहरिंग चिकित्सा में 1901 में। इनके अलावा आपको सूली प्रधोम, इस प्रकार से नाम है भाई, ये लिटरेचर के अंदर, और इंडिया को सबसे पहले लिटरेचर में ही मिला था 1913 में गीतांजलि राइट के रविंद्रनाथ टैगोर साहब को, है ना। हेनरी ड्योनांट, इनको शांति के लिए मिला था पहला, है ना, पहला सब कहने का मतलब 1901, राइट। हेनरी ड्योनांट कौन है भाई? ये रेड क्रॉस के संस्थापक हैं, रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा के अंदर है, जिनेवा। और जिनेवा अपने आप में कहां पे है? स्विट्जरलैंड में है। जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग आपस में गॉसिप करते थे कि भाई जब हेडक्वार्टर पूछेगा ना और नहीं समझ में आएगा जिनेवा मार देना, जिनेवा में बहुत कुछ का, और लकली मिल भी जाता है। सही बात है भाई, जिनेवा में बहुत सारे चीज की जो है हेडक्वार्टर है, ठीक है। ये हेनरी ड्यूनांट जो है रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। और रेड क्रॉस किससे संबंधित है भाई? तो ये चिकित्सा से संबंधित है ना। 8 मई को प्रति वर्ष रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनके अलावा जो प्रथम इको के अंदर अवार्ड आया ये 1969 में आया, रेगनर फिश और जॉन टिनबर्गन को, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। बहुत सारे बच्चे जब भी इको का पहला नोबेल पुरस्कार पूछेगा तो आपके ऑप्शन में जो एडम स्मिथ है उनका नाम जरूर दिया जाता है, तो उनके ऊपर टिक मत कर देना। एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का पिता जरूर कहा जाता है, लेकिन पहला अवार्ड उनको नहीं प्राप्त हुआ था। इनके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत व्यय का उदाहरण है? Which of the following is an example of capital expenditure? देखिए देहाती भाषा में बता दूं कि पूंजीगत व्यय क्या होता है, और आपको जो है एग्जाम में ये नंबर दिलाएगा। सरकार का वैसा खर्च जो सार्वजनिक हित पे किया गया हो, सरकार का वैसा खर्च जो सार्वजनिक हित पर किया गया हो। फिर से सुनिए, सरकार का ऐसा खर्च जो सार्वजनिक हित पर किया गया हो, यह आपका पूंजीगत व्यय है, जिसमें पूंजी तो लगती ही लगती है, नाम से स्पष्ट है पूंजीगत व्यय है। तो जैसे आपने अस्पताल का भवन बनवा दिया, जैसे आपने स्कूल का भवन बनवा दिया जी, तो ये सब क्या है जी? पूंजीगत व्यय के उदाहरण है। ये देहाती परिभाषा है, बाद बाकी किताबी परिभाषा देखेंगे तो बहुत जटिल हो जाएगा, है ना। इकोनॉमिक्स का टर्म थोड़ा अजीब रहता है भाई। इनके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, 24 वोल्ट की बैटरी से जलने वाला एक विद्युत बल्ब 2 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है, बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? एन इलेक्ट्रिक बल्ब lit by a 24 वोल्ट बैटरी ड्रॉ 2 एम्पीयर ऑफ करंट, व्हाट विल द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब? तो भाई सीधे सीधे ओम की नियम पूछ रहा है, और ये क्वेश्चन सीजीएल में आया, सीजीएल के मेंस में भी पिछले साल आया था। इसके अलावा जो ग्रुप डी है ना वहां भी आया था, और एमटीएस में भी आया था। तो मैं क्या समझूं, आपको ये वाला कर लेना चाहिए, है ना। ओम का नियम का फार्मूला पे आधारित 1-2 न्यूमेरिकल ट्राई कर लेना चाहिए घर में, एकदम कर लेना चाहिए भाई। तो आइए, ओम का नियम क्या होता है भाई? V बराबर IR होता है, और मैंने कल इसको जो है फॉर्मुलाइज कर दिया था कि अचर ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के सीधा समानुपाती होता है, बल्कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, अचर होना चाहिए। ये है जी आपका ओम का नियम। ओम का नियम V बराबर IR, जहां V क्या है दादा? V आपका विभवांतर कहिए या वोल्टता कहिए, I क्या है? I आपका करंट है, और R क्या है? R रेसिस्टेंस है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। अब इन्हीं सूत्र से जो है मैं इनको बनाऊंगा। तो 24 वोल्ट, तो हमारा V का जगह पे क्या आ गया भाई? V का जगह पे हमारा आ गया 24, R मुझे निकालना है, और I मुझे करंट दे दिया है 2 एम्पियर। 2 से मैंने इसको काटा, R का वैल्यू आ गया जी 12 ओम, चूंकि हम रेसिस्टेंस को ओम में मापते हैं, ठीक है।
अगर इसी प्रश्न में आपको समानांतर क्रम या फिर श्रेणी क्रम में देख के दे तब कैसे बनाओगे। मान लीजिए यहाँ पे इक्के गो यहाँ पे एम्पियर और आपको वोल्ट दे दिया है, मैं आपको यहाँ पे लिख दूं कि वोल्ट बराबर 24, आई मुझे पता नहीं है, आई निकालना है, और रेसिस्टेंट जो है 2-2 एम्पियर के 2 रेसिस्टेंस जो है सीरीज में लगा हुआ है, तब आप कैसे निकालोगे। तो सीरीज में निकालने के लिए टोटल आर बराबर R1 प्लस R2, अगर 25 को है तो R25 तक जोड़ देना है, सीरीज में सीधे सीधे जोड़ देना है। तो 2-2 ओम के 2 गो रेसिस्टेंस आर में लगा है, सीरीज में लगा है, तो फाइनल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा, आर फाइनल बराबर 4 हो जाएगा। और फिर से आपको सूत्र में डाल देना है, क्योंकि आपको 3 चीज में 2 चीज मिल गया है भाई, है ना। तो 24 बराबर 4 इंटू आई हो जाएगा। काटेंगे 6 एम्पियर की धारा फ्लो होगी अगर कोई परिपथ है जिसमें सीरीज में 2-2 एम्पियर के 2 रेसिस्टेंस लगे हैं, है ना, और उसमें जो है अगर 24 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी हुई है तो आपको जो है 6 एम्पियर की धारा आपको जो है फ्लो होगा। आई होप आप समझ गए हैं। इसी क्वेश्चन को मैं वोल्ट बराबर 24 ले लेता हूं, है ना, आई मुझे निकालना था तो फिर से मैं आई ही निकालूंगा, और रेसिस्टेंस मैंने 2-2 एम्पियर के 2-2 ओम के 2 ही रखा, लेकिन इस बार मैंने सीरीज में नहीं पैरेलल में रखा। तो पैरेलल में निकालने के लिए आपको रेसिस्टेंस फाइनल वाला 1 बाय फाइनल आर बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, मैंने कहा 25 रहेगा तो 1 बाय R25 तक जोड़ना है आपको, है ना। तो 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो हमारे ख्याल से 1 हो जाएगा, तो 1 बाय R बराबर 1, उल्टे करेंगे तो इधर भी R/1 बराबर 1/1 ही होगा, मतलब R का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में 24 बराबर यानी V बराबर आई आर, तो आई का वैल्यू तो मुझे निकालना ही है, और फाइनल आर कितना निकला 1 ओम, तो 1 से करेंगे तो आई का वैल्यू इस स्थिति में 24 एम्पियर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए। सीधे सीधे जब पूछेगा तब तो सीधे सूत्र में डाल देना है, अगर श्रेणी क्रम में पूछे तो आर फाइनल निकालने के लिए R1 प्लस R2 करके फाइनल आर निकालना है, तब ये प्रक्रिया करना है। और अगर समानांतर क्रम में है यानी पैरेलल में है तो पैरेलल में निकालने के लिए 1 बाय आर बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, अगर 25 बार है तो 25 बार लिखिए, है ना, तब आपको जो है सूत्र में डालना है। आई होप आप समझ गए, यही चीज यहाँ पे लिख के मैंने रखा था। इनके अलावा अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के संबंध में सूची और सूची 2 का मिलान कीजिए, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए, है ना। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2022, है ना। तो 2022 में जो अवार्ड वितरण किए गए उस हिसाब से आपको सूची मिलाना है। मैंने सूची मिला के ही आपको यहाँ पे छापा है, क्योंकि भाई ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है नहीं कि मैं आपसे आंसर पूछूंगा, मैं आपको आंसर बताने के लिए ही बैठा हूं, है ना। तो दिनेश जवाहर लाड, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला लाइफ टाइम के कैडर में। देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार भी 2 कैडर में होते हैं, और जनरली पुरस्कार 2 कैडर में होते हैं, एक तो आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट देता है और एक का नियमित रेगुलर वाला देता है। अगर आप कहीं चावल वगैरह की दुकान पे, किराना दुकान पे ही चले जाओ तो एक तो रहता है कि चावल रेगुलर, है ना भाई, चावल रेगुलर ये सस्ता रहेगा, और एक चावल बासमती रहेगा, है ना, तो ये थोड़ा महंगा रहेगा। तो उसी प्रकार से जो लाइफ टाइम वाला है ये थोड़ा बड़ा अवार्ड होता है, और एक रेगुलर वाला होता है थोड़ा सा जनरल वाला होता है। वैसे ही समझिए जैसे चीफ जस्टिस होता है और जस्टिस होता है, तो जो रेगुलर वाला हो गया वो जस्टिस हो गया, और जो लाइफ टाइम वाला हो गया वो चीफ जस्टिस हो गया भाई, है ना, समझ गए। तो दिनेश जवाहर लाड को जो अचीवमेंट मिला है ये द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 लाइफ टाइम अचीवमेंट के कैडर में मिला है। शरद कमल को, है ना, इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 दिया गया, और ये एक लौता पर्सन है, टेबल टेनिस खेलते हैं। और दिनेश जवाहर लाड क्या है भाई, तो ये क्रिकेट के कोच रहे हैं, क्रिकेट के कोच रहे हैं, और रोहित शर्मा का भी कोच रहा है ना, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा एल्डोस पाल, एल्डोस पाल क्या खेलते हैं और इसको क्या मिला है, तो एल्डोस पाल जो है अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए गए हैं। ये ट्रिपल जंप के खिलाड़ी हैं, ये क्या है भाई, ट्रिपल जंपिंग के खिलाड़ी हैं, ट्रिपल जंपिंग के खिलाड़ी हैं, कौन, एल्डोस पाल, ठीक है। तो इनको भी मिला है आपका अर्जुन पुरस्कार 2022। अगर बात करेंगे कि अर्जुन पुरस्कार 2022 के लिए कितने खिलाड़ी को, तो 25 खिलाड़ी को मिला है। सुजीत मान, इनको भी जो है द्रोणाचार्य दिया गया नियमित कैडर में 2022 के लिए। तो ये जो है मिलाया था, इनको जरूर ध्यान रखेंगे, आने वाले एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन जो है देख
देखने को मिलेगा ही मिलेगा जी, है ना। इनके अलावा ये जो पुरस्कार है इनकी ओरिजिन पे भी आपको फोकस करना है कि ये कब आया था, है ना, और इस बार कितने को दिया गया है, पहला किनको दिया गया था, ये सब थोड़ा माइंड में सवाल उठना चाहिए आपको, है ना। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में हुआ था, है ना। 2022 के लिए यह जो है 25 जनों को यानी 25 प्लेयर को दिया गया। जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये ओनली खेल के प्रशिक्षक को दिया जाता है, कोचिंग के लिए दिया जाता है, कोई खेलता हुआ खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1985 में हुई थी, जिस साल आपका सार्क की स्थापना हुई थी। सार्क कौन सा भाई, मछली वाला? अरे नहीं भाई, सार्क जो नेपाल काठमांडू में जिसके हेडक्वार्टर है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, है ना, तो उनकी जो है स्थापना 1985 में ही हुआ था। तो दोनों को एक साथ रख लेंगे तो दो क्वेश्चन एक जगह की जगह दो हो जाएगा भाई, है ना। इनके अलावा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1991 में होती है। शुरुआत में इसका नाम क्या रहता है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार रहता है। बाद में इनका नाम बदल दिया जाता है और अब जो है इनका नाम हो जाता है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। और ये पुरस्कार सबसे पहले किन्हें दिया गया था? विश्वनाथ आनंद साहब को। कब? 1992 में। क्या खेलते हैं विश्वनाथ आनंद साहब? भाई शतरंज खेलते हैं। इंडिया का पहला ग्रैंड मास्टर है, इंडिया का पहला ग्रैंड मास्टर है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अभी 83वें ग्रैंड मास्टर को मैंने कल ही बताया था, जो सायंतन दास को रिप्लेस करके बने हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। करेंट अफेयर के क्वेश्चन जो है एग्जामिनर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बड़े जल्दी जल्दी में हो तो नजदीक का उठा लेते हैं, और बड़ा फुर्सत का हो तो पिछले 2 साल से खंगालना स्टार्ट करते हैं। तो कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक एक शिफ्ट एग्जाम नहीं हो जाती है करेंट अफेयर के रिगार्ड में कि भाई कहां से करेंट अफेयर आएंगे, ठीक है। तो आपको जो है अपने हिसाब से कमर कस के चलना है भाई। जो बहुत नजदीक का है वो भी आपको पढ़ के जाना है। अभी आप ही लीजिए, ये सीजीएल का जो एग्जाम हुआ उसमें 2023 अप्रैल तक का पूछा कि नहीं पूछा, तो पूछ लेते हैं भाई, उनका मन है ना। मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI 2022? तो भाई 132वां है। हमारा पिछले वाला रैंक क्या था भाई 2021 में? तो 2021 में हमारा रैंक था 131वां। इसका मतलब हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, हमारा विकास हुआ है कि घटा है? तो आप खुद समझदार हैं। इनके अलावा भारत में पड़ोसी देश और उनका HDI रैंकिंग, है ना, जरा देख लेते हैं हमसे कौन पड़ोसी आगे हैं और कौन पीछे हैं। हमसे मात्र जो है एक ही पड़ोसी पीछे हैं, बाद में कि सभी के सभी, अच्छा 2 पड़ोसी पीछे हैं, बाद में कि सभी आगे ही चल रहे हैं और बहुत ही आगे चल रहे हैं भाई। देखो ये श्रीलंका, अभी आपने सुना होगा कि श्रीलंका में क्राइसिस आ गया था पिछले साल, है ना। इतना क्राइसिस आ गया था कि भाई वहां के जो बड़े की पोस्ट थे वो सभी जो है छोड़ छोड़ के भागने लगे। ऐसा स्थिति हालत हो गया था वहां पे, जैसा आज हमारे यहाँ टमाटर की हालत हो गई है। टमाटर कैसे हैं आप लोग यहाँ जरा कमेंट करना भैया। हमारे पास तो 200 रुपए आ रहे से, 200 रुपए किलो है ये, है ना। वही हाल हो गई थी श्रीलंका में, ठीक है। और फिर भी इतना अच्छा HDI रैंकिंग 73 HDI रैंकिंग लेकर के आया है, जो आसपास किसी और देश का दिखता ही नहीं है ना। आसपास किसी और देश का दिखता ही नहीं है 73 रैंकिंग, ठीक है। तो श्रीलंका का जो HDI रैंकिंग है करंट वाला, ये 73 है। इससे आपको कैसे क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको क्यों बता रहा हूं? तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको जो है 3 दे देगा, 3 HDI दे देगा और आपको अरेंज करने के लिए बताएगा, बोले भाई अरेंज कर दो इनको, अरेंज कर दो, अरेंज कर दो। तो आपको पता रहेगा तब नहीं अरेंज करिएगा कि अपने मन से बैठा दीजिएगा। तो अपने मन से बैठाइएगा तो आधा नंबर दे के जाइएगा, है ना। और पता रहेगा तो पूरा नंबर लेके आइएगा। तो श्रीलंका जो है ये 73वें स्थान पे है। चीन जो है ये 79 स्थान पे है। देखिए श्रीलंका से आगे है ये, मतलब खस्ता हाल में है चीन, है ना। इनके अलावा भूटान, ये भूटान का भाई रैंकिंग 127वां है ना। ये 7 नहीं लिख पाया है, मैं लिख दूंगा PDF में, 127वां है। बांग्लादेश 129वां है और हमारा जो भारत था वो 132वां था और नेपाल जो है 143वां है। तो जो पड़ोसी देश हैं इनमें कौन कौन से भारत से जो है मतलब खराब स्थिति में है? तो एक तो आपका नेपाल है और 161वां है हमारा पाकू का यानी पाकिस्तान का। तो ये दोनों खराब स्थिति में है, बाद बाकी सभी अच्छी स्थिति में है। तो इनकी रैंकिंग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। श्रीलंका का 73, चीन का 79, भूटान का 127, बांग्लादेश का 129, भारत का 132, नेपाल का 143 और पाकिस्तान का 161। ये पड़ोसी देश की रैंकिंग रखना जरूरी है। पहला स्थान पे कौन है? स्विट्जरलैंड। ये सब जो है हमेशा पहले स्थान पे रहता है, तो उधर देखना ही नहीं है। इनके अलावा जैसे
आपका पासपोर्ट में जवान जापान हमेशा फर्स्ट स्थान पे ही रहता है, तो इनको भी कुछ सोचना नहीं है और ये कभी बदलेंगे भी नहीं, है ना। मानव विकास रिपोर्ट जो है ये कौन जारी करता है, ये एचडीआई कौन जारी करता है वर्ल्ड लेवल पे, तो ये जारी करते हैं भाई यूएनए के यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। इनके अलावा अगला प्रश्न है हमारा कि कथक नृत्य से संबंधित प्रमुख गुरु राजेंद्र गंगोनी किस घराने से संबंधित है, टू व्हिच घराना डज कथक डांस रिलेटेड चीफ गुरु राजेंद्र गंगोनी बिलोंग्स। तो भाई राजेंद्र गंगोनी जो है ये आपको जयपुर घराने से ताल्लुक रखते हैं और इत्तेफाक से अभी जयपुर में एक कंसर्ट में ये आए भी थे, है ना। ये जयपुर घराने से ही ताल्लुक रखते हैं। कथक गुरु पंडित बिरजू महाराज ये लखनऊ घराने से ताल्लुक रखते हैं। ये नृत्य के साथ साथ कोरियोग्राफी भी करते थे पिक्चर के अंदर भाई, इनके अलावा बॉलीवुड के पिक्चर के अंदर भाई। इनके अलावा प्रमुख तबला वादक समता प्रसाद, जिसे आप गुदई महाराज कहते हैं, है ना, तो ये आपका बनारस घराने से ही संबंधित है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रमुख भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, बेगम अख्तर, ये सभी के सभी किराना घराना से संबंधित है। अच्छा, आपको इस किराना घराना से कुछ समझ आ रहा है कि ये क्या है भाई? किराना दुकान वाला तो नहीं है? तो भाई ऐसा मत सोचना ये किराना दुकान वाला नहीं है। किराना जो है ये यूपी के एक शहर के नाम से लिया गया है। कैराना इस प्रकार से बोला जाता था, बाद में इसे किराना बोले जाने लगा, तो ये यूपी के एक शहर के नाम से लिया गया है, ठीक है। इसका मतलब कतई नहीं किराना दुकान नहीं है। पहले जो है आपको लगता होगा कि भाई ये किराना क्या है ना, तो ऐसा नहीं है। इनके अलावा ग्वालियर घराना, जैसे हर घराने के नाम के पीछे एक आपने शहर का नाम देखा होगा, तो ऐसे ही किराना में भी मन आपका उठा होगा ना भाई कि ये क्या है। ग्वालियर घराने के संस्थापक कौन है? उस्ताद हंसू खान, उस्ताद हद्दू खान, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना और ये क्वेश्चन सीजीएल में शायद आया भी था। इनके अलावा सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग दीवान इंसा किससे संबंधित था? टू हुम वाज दीवान इंसा द मेन डिपार्टमेंट ऑफ सल्तनत पीरियड रिलेटेड। तो भाई ये पत्राचार विभाग जो उस समय का डाक घर था, ये क्या होता था? सल्तनत काल में दीवान इंसा, ठीक है। इसके अलावा दीवान मुस्त खराज, ये क्या होता था? जो टैक्स डिपार्टमेंट है, जैसे आजकल अपना टैक्स डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो बेंगलुरु में है। कहां पे है? बेंगलुरु में है। इसका नाम क्या है भाई? सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलुरु 50 और मेरे ख्याल से 500 600 इस प्रकार से कोई पिन नंबर है, मैंने कल ही पोस्ट किया है तो इसीलिए थोड़ा सा नॉलेज में है। इनका क्या नाम है? सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर बेंगलुरु में है, टैक्स डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर, है ना। उसी प्रकार से दीवाने मुस्तखराज क्या हुआ करता था सल्तनत काल में? तो राजस्व विभाग है। दीवाने कोही क्या होता था? तो कृषि विभाग है, कृषि विभाग। दीवाने अमीर भी बोल देते हैं इसे, है ना, दीवाने अमीर भी बोल देते हैं, दीवाने कोही को तो कंफ्यूज नहीं होना है। दीवाने बंदगान ये होता था आपका गुलाम विभाग या दास विभाग। इनके अलावा भारतीय, अच्छा, सल्तनत पे जो भी क्रियाकलाप हुए मैं आपको पहले ही बार बार बता दिया हूं, अब तो याद हो गया होगा। भारतीय संविधान के मुख्य किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? देखिए संविधान में कितने भाग हैं? सबसे पहले तो ये, तो सबसे पहले 22 भाग हैं जो आजकल 25 भागों में विभक्त हैं। तो ये जो 3 गो एक्स्ट्रा हुआ ये कहां से आया? तो जैसे मौलिक कर्तव्य जब बन गया तो मुझे एक पार्ट अलग रखने की जरूरत पड़ी, तो मैंने 4 का ए बनवाया। फिर जब हम नगर पालिका की तरफ बढ़े तो मुझे 9 से 9 का एक क्रिएट करना पड़ा और सहकारी समिति 9 से 9 का बी क्रिएट करना पड़ा। तो ये जो 3 गो बढ़ा है यही जो है आपका बढ़ के हो गया है 22 से 25 गो, ठीक है। इनके अलावा जो इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट, तो ये नीति निषेधक तत्व है जो राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के तरफ अग्रसर करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि फंडामेंटल राइट जो है वो मैक्सिमम लाभ किसको पहुंचाता है भाई? जो भारतीय भूभाग के इंसान है, जो इंडिया के लोग हैं उनको पहुंचाते हैं। और कई तो ऐसे फंडामेंटल राइट है जो हम सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है, वो विदेशियों को प्राप्त नहीं होता है। लेकिन जो आपका डीपीएसपी है, नीति निषेधक तत्व है, ये ऐसा चीज है जो ये पूरा प्राकृतिक पूरा ब्रह्मांड के हित के लिए जो है रखा गया है, समझ गए। तो ये जो है राज्य को कल्याणकारी भी बनाते हैं। अब इसमें जो कुछ आर्टिकल है, जैसे आपने कई सारे आर्टिकल इसके अंदर का देखे जो जनहित में होता है। जैसे आपने आर्टिकल 50 उठा लीजिए जी, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण है ना। अब कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण अगर किसी देश में नहीं हो तो वो देश तो भाई वो हो जाएगा भाई एकदम मनमौजी कराएगा कि भाई हम ही जो करेंगे होगा, मतलब सजा भी हम ही देंगे, फैसला भी हम ही करेंगे, सब चीज हम ही करेंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा जी, है ना। इसीलिए कार्यपालिका अलग काम करता है यहाँ और न्यायपालिका अलग काम करता है, दोनों एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करता, ये आर्टिकल 50 कहता है। इसके अलावा आर्टिकल 51 अगर आप ले ले तो अंतरराष्ट्रीय
शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से सिर्फ क्या हमारा फायदा होता है, नहीं, पूरे जन कल्याण की फायदा होती है। तो इस प्रकार से ये जो है आपको कल्याणकारी स्टेट बनाने से को जो है निर्दिष्ट करते हैं। बात मतलब यही चीज मैं बताना चाह रहा था। ये आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो 36 से 51 के बीच में वर्णित है। और इसे अपन भाग कितने में रखे हैं, तो 4 में रखे हैं। और किस देश के संविधान से हायर किया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं कि जब भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाए कि भाई भारतीय संविधान के अधिकांश तथ्यों को कहां से लिया गया है, चाहे कोई सा भी देश ऑप्शन में रहे, आपको भारत सरकार 1935 वाले जो अधिनियम है इनको टिक करना है। क्योंकि ये जो है संविधान में एक स्केलेटन का काम, मतलब क्या बोल रहे हैं, रीढ़ की हड्डी की काम करता है। मतलब ये जो है बहुत सारे चीज को हूबहू यहां से लिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, स्केलेटन मतलब तो भाई वो हो जाएगा। इसके अलावा संविधान के भाग 2 जो है ये नागरिकता से संबंधित है, जो आर्टिकल 5 से 11 के बीच में वर्णित है। और भारत में नागरिकता कैसा है, एकल नागरिकता है, जो कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भाग 3 में क्या है भाई, फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल कहां से कहां तक देखेगा, 12 से लेकर 35 तक का बीच में देखेगा। आर्टिकल जो भाग 5 है इसमें क्या है, तो इसमें यूनियन है, संघ की बात की गई है। यानी सेंट्रल स्तर पे जो भी चीज है, बड़े बड़े चीज है, जो भी की पोस्ट वगैरह है, जो भी सुप्रीम कोर्ट वगैरह है, महान्यायवादी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, है ना, ये जो भी है ये इसमें आ जाएंगे। ठीक है, भाग 5 में ये अनुच्छेद कहां से कहां तक करेगा, 52 से 151 तक करेगा जी। ठीक है, इसके अलावा भाग 6 में क्या होता है, राज होता है। भाग 6 में राज है, राज के स्तर पे जो भी की चीज है उसमें आ जाएगा। फिर भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। फिर 7 क्यों नहीं बताया, तो 7 जो है लगभग निर्सित है। वैसे ही आर्टिकल 31 जो है लगभग निर्सित है, इनको हमें अभी पढ़ना नहीं है। इनके अलावा भाग 9 में क्या है, ग्राम पंचायत है। और 9 का ए में क्या है, नगर पालिका है। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। अगर आप संविधान पे आर्टिकल, भाग और ये सब याद करना चाहते हैं एक झटके में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप एक बार वीडियो देखेंगे। अगर आपको याद नहीं हो गया तो मैं यहीं बैठा हूं, मुझे आगे बताना, मुझे कुछ भी याद नहीं हुआ। ठीक है, इनके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, दिसंबर 2022 के अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है। हु इज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एज ऑन दिसंबर 2022। तो भाई सुरेश एन पटेल साहब। अब इसमें ये थोड़ा सा क्लू है और वर्तमान में जो है इसमें डिप्यूट किए गए हैं, है ना। तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन को रखा हूं ताकि आप बरगला मत जाओ जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आए। देखिए, जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं ये तो सुरेश एन पटेल है। देखिए, इसमें 2 प्रकार के पोस्ट होते हैं। एक तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं, है ना, सतर्कता आयुक्त। एगो खाली सतर्कता आयुक्त होते हैं। देखिए, एगो खाली सतर्कता आयुक्त होते हैं। ठीक है, तो जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है वो तो अभी भी अपने पोस्ट पे बैठे हुए हैं, जो पिछले साल 2022 में ही बैठे थे, सुरेश एन पटेल साहब, तो अभी भी कायम है। लेकिन जो नया वाला डिप्यूट हुए हैं ये हुए सतर्कता आयुक्त, तो इनको ध्यान रखना। ये कौन है भाई, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और अरविंद कुमार, ये दोनों जो है सुरेश एन पटेल साहब के साथ जो है सतर्कता आयुक्त के रूप में जो है डिप्यूट किए गए हैं। और सुरेश एन पटेल साहब के हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। फिर से बता रहा हूं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त एक अलग पोस्ट है, वैसे ही जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जस्टिस, है ना, समझ लीजिए। तो ये चीफ जस्टिस हो गए इस संघ के, सुरेश एन पटेल साहब, और ये दोनों जो हो गए ऑर्डिनरी जज हो गए, समझ रहे हैं। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सतर्कता आयुक्त अधिनियम 2003 के अनुसार 2 सतर्कता आयुक्त होता है, एगो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है, मतलब 3 सदस्यीय ये भी है। किस प्रकार से, जैसे आपने चुनाव आयुक्त का नाम सुना होगा कि एगो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, तो वो भी 3 सदस्यीय हैं। अब मुख्य चुनाव कौन है वर्तमान में, तो राजीव कुमार है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हैं, तो इनमें भी 3 सदस्य होते हैं। अब सबसे जो नवीन बात है आपके लिए, शायद, है ना, ये नवीन बात हो सकती है आपके लिए, सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 4 वर्ष का। आजकल अधिकांश बच्चे अगर ये चीज नहीं आता है एग्जाम में तो क्या करते हैं, बड़े वाले पोस्ट जो है उनको 6 वर्ष तक कार्यकाल दिखाएगा या 65 वर्ष से पूर्ण होने से पहले तक दिखाएगा, है ना। बहुत होशियार बच्चे की बात कर रहा हूं, जो होशियार नहीं हो खाली 65-6 वर्ष सोचेगा। ठीक है, लेकिन जो ज्यादा होशियार है ऐसे चीज को टटोलते भी हैं कि भाई थोड़ा एक बार देख ले, है ना। सतर्कता आयुक्त का जो कार्यकाल है ये 4 वर्षों का होता है या फिर 65 वर्ष से पूर्ण उम्र होने तक होता है। अगर आपने आज ही ज्वाइन किया है और 10 दिन के बाद आपकी उम्र 65 वर्ष हो जाएगी तो आपको जो है रिटायरमेंट हो जाएगा यहां से। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा
पंजाब में वर्षा के कारण बनने वाले भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से किन फसलों को लाभ होता है? Which crops benefit from the temperature cyclones originate from the Mediterranean Sea that cause rainfall in पंजाब? है ना। देखिए ये क्वेश्चन का लैंग्वेज भले चेंज हो, लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन पकड़ पा रहे हैं तो पकड़ सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है कि जो पश्चिमी विक्षोभ होता है वो कहां से उठता है और उठने के बाद जो है पंजाब आदि इलाकों में किस फसल के लिए फायदेमंद है ना। तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज आप कई तरीके से चेंज कर सकते हैं, और जब ये चीज आने लगेगा तो समझ लीजिए अब हमारा जो है अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो भाई रवि की फसल के लिए, रवि की फसल किस महीने में होती है? जब इंडिया में कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है दादा, उस समय रवि की फसल जो है अपने शुरुआती स्टेज में होता है, यानी मान लीजिए फल फूल रहे होते हैं, फूल भी नहीं, हाँ फूल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये ठंडी महीना में बारिश, देखिए इससे आप कितने चीज रिलेट कर सकते हैं। भाई ठंडी महीने में जो बारिश हो जाती है उसमें भी क्या कारण है? एक तो थोड़ा बहुत जो है पश्चिमी विक्षोभ भी कारण है, और भी कारण है, लेकिन ये भी कारण है ना। तभी तो रबी की फसल पे असर डाल रहे हैं ना भाई, है ना। और कहां से उठते पश्चिमी विक्षोभ, ये इस क्वेश्चन में ही डाला गया है, तो सभी चीजों को अच्छे से देखिए, है ना। तो भाई रबी की फसल को फायदा पहुंचाता है, कहां पे? पंजाब में। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर या कैस्पियन रेंज से जो है उठती है ना। ये क्या होती है? निम्न दाब का केंद्र होता है, और आप इसे चक्रवात भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि चक्रवात को भी आप निम्न दाब के केंद्र से ही रिलेट करते हो। चक्रवात में क्या होता है? सेंटर में लो टेम्परेचर होता है, और जो रिवर्स वाला चक्रवात होता है, प्रति चक्रवात, उसमें क्या होता है? सेंटर में हाई जो है आपका प्रेशर होता है। ठीक है, तो भाई इसे भी आप चक्रवात कह सकते हो, लेकिन जनरली इसे नहीं कहा जाता, सीधे पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ कहां से निकलती है? भूमध्य सागर से या कैस्पियन रेंज से, और ये जो है आपका उत्तर पूर्वी दिशा में गमन करते हुए ये जो है भारत में प्रवेश करती है, जहां पर भारत के कई सारे जो राज्य हैं वहां पे बिन मौसम बरसात कराती है। और उस समय चूंकि रबी की समय रहता है, और रबी की फसल के लिए जो है ये पानी जो गिरता है वो काफी फायदेमंद हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपने एक मैंगो सावर और एक आपने कॉफी सावर का नाम सुना होगा, जिसे चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी इसी प्रकार का है, लेकिन इससे थोड़ा हट के कारण है उसका। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैंने बता दिया भाई पश्चिमी विक्षोभ जो है इसमें निम्न दाब होता है, ये यहाँ पे लिखा भी है। पश्चिमी विक्षोभ की दिशा क्या होती है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में, और जनरली ये उत्तर पूर्व दिशा में ऐसे गमन करता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये भारत के किस भाग में अधिकांशतः असर डालता है? तो उत्तर पश्चिम भारत में डालता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें पंजाब वगैरह आ जाते हैं। चलते हैं आगे। इनके अलावा अगला प्रश्न है हमारा कनक। अच्छा, एक चीज यहीं पे डिस्कस कर दूं भाई, भले वीडियो लंबा हो जाए, जो बच्चे कंसस है वो तो देखेंगे ही, क्योंकि उनको फायदा होगी, है ना। ये जो आपका अल नीनो और ला नीनो आता है ना, ये प्रशांत महासागर में आता है। मैंने आपको बता दिया था पैसिफिक सी में आता है आपका अल नीनो और ला नीनो। अल नीनो क्या होती है? जो जलधारा है उनको गर्म करती है, और ला नीनो क्या होती है? जलधारा को ठंडा करता है। तो ये बात यहीं पे डिस्कस कर लेना सही रहता। कनक रेले, जिनका हाल में ही निधन हो गया, किस शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख नृत्यांगना थी? कनक रेले हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द प्रिंसिपल डांसर ऑफ व्हिच क्लासिकल डांस? तो भाई ये मोहिनीअट्टम के जो है प्रमुख नृत्यांगना थी कनक रेले। इनका जो है निधन हो गया है, और ये निधन होने के बाद जनरल कंपटीशन के एग्जाम में धूम मचाएगी, है ना। जैसे आपने पिछले साल देखा था कि पंडित बिरजू महाराज साहब का निधन हो गए, और निधन होने के बाद जो है एग्जाम में इतनी दफा पूछे गए, उसी प्रकार से अब जो आने वाली एग्जाम है इनमें ये भी आएंगे 100%। क्यों नहीं आएंगे भाई, है ना। कनक रेले कहाँ के रहने वाली थी? तो गुजरात के रहने वाली थी। कनक रेले को 1989 में पद्मश्री तथा 2013 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। कल इस पे मैं एक वीडियो ही बता दूंगा, जो भी अच्छे मतलब जो भी ज्यादा फेमस आपका जो है नृत्यांगना या नर्तक, उनको अवार्ड कब कब मिला है, और मैं 2-4 टॉपिक को एक ही साथ में ले आऊंगा। इनके अलावा उन्होंने मैनचेस्टर विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई पूरी की थी भाई साहब। इनके अलावा मुंबई में नृत्य कला अनुसंधान केंद्र के संस्थापकों में से एक कनक रेले भी थे। तो इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखेंगे कि भाई किस सेक्टर से जुड़ी थी, तो मोहिनीअट्टम वाले से ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सन 2002 में अमेरिकी डॉलर भारतीय रुपए के बीच विनिमय दर $1 60 है।
2023 में विनिमय दर बढ़ के 70 रुपया प्रति डॉलर हो गई। तो इस स्थिति में भारतीय मुद्रा का क्या हुआ है? देखिए इको का बहुत ही सुपीरियर टाइप की क्वेश्चन है, अगर आपको समझ है तो ठीक है, नहीं तो आप उल्टा करके आ जाओगे अगर सीधे सीधे सोचोगे तो। ठीक है, इन द ईयर ऑफ 2022 द एक्सचेंज रेट बिटवीन यूएस डॉलर एंड इंडियन रुपी वाज ₹60 पर डॉलर एंड इन द 2023 दिस एक्सचेंज रेट इंक्रीज टू ₹70 पर डॉलर। देन व्हाट विल हैपन टू द इंडियन करेंसी इन दिस सिचुएशन? मैंने इस स्थिति में इंडियन रुपए का क्या हुआ है जब ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई है कि 60 से 70 रुपया हो गया एक ही डॉलर का समय बदलते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ है, मुद्रा का अवमूल्यन हो गया है। मुद्रा का जो है अवमूल्यन हो गया, यानी अपनी वैल्यू जो है घट गई है भाई। अगर $1 का, मान लीजिए $1 है, $1 का आज 80 रुपया है लगभग, है ना, और एक ही डॉलर का कल मान लीजिए 90 रुपया हो जाएगा, तो आज अच्छा था कि कल अच्छा हुआ है? तो भाई आज अच्छा था और जो है कल बुरा हो गया, क्योंकि अगर जितनी डॉलर की दाम बढ़ रही है कि $1 में 500 हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारा वैल्यू बहुत घट रहा है। समझ रहे हैं? इसको उल्टा समझना पड़ता है, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो अवमूल्यन हुआ है, और अवमूल्यन क्या करता है, किसी भी देश में कोई सरकार तो जानबूझ के भी अपना अवमूल्यन करवा लेती है ताकि विदेशी कंपनी, विदेशी फंड जो है हमारे यहाँ इन्वेस्ट करे। उससे क्या है, हमारा जो है दिनचर्या बढ़िया हो। ऐसा क्यों होता है कि मान लीजिए कि आप जो है अमेरिका में रहते हैं और आप डॉलर में कमाते हैं, आप 100 डॉलर पर डे कमाते हैं, मान लीजिए सपोर्ट, है ना, भगवान करे आप कमाए भाई, है ना। तो अगर जो आप अमेरिकन, मान लीजिए 2 मिनट के लिए आप अमेरिकन नागरिक है, ठीक है, 2 मिनट के लिए आप अमेरिकन नागरिक है, आप इंडिया में चाहे किसी और देश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इंडिया का आज डॉलर का मूल्य जो है 80 रुपया पर डॉलर है। तो अगर आपने 100 रुपया इन्वेस्ट करना है तो हमको लग रहा है 8,000 रुपये के पास जो है पूंजी आप इन्वेस्ट करेंगे इंडिया के हिसाब से। अब ये जो क्या किया, इंडियन रुपया का जब अवमूल्यन हो गया तो आज 100 रुपया वैल्यू हो गया इसकी, तो आज यही 8,000 रुपया जो था अब आपके पास ये 10,000 के एवज में हो गया है। तो अभी आप क्या चाहोगे, मैं इन्वेस्ट फटा से फट कर दूं, है ना। तो भाई इसीलिए अवमूल्यन को बढ़ावा देता, अवमूल्यन जो है निर्यात को बढ़ावा देता है, निर्यात को नहीं भाई, आयात को बढ़ावा देता है। 1 मिनट, आयात मतलब मंगाना नहीं, निर्यात सही है भाई, निर्यात को बढ़ावा देना है। थोड़ा सा दिमाग चुकेगा, उल्टा सोचने लगेगा भाई, है ना। निर्यात को बढ़ावा देना, निर्यात मतलब कहीं भेजना, तो हम दूसरे तक को बेचेंगे, उस समय लोग हमारा ज्यादा खरीदेगा। सही बात है भाई, निर्यात को बढ़ावा देंगे। भारतीय मुद्रा की पहली बार अवमूल्यन कब हुआ था? 1949 में हुआ था। 1949 में हुआ था भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली से लंदन पर दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश के जो है शासक बलबन की उपाधि धारण की थी, है ना। यहाँ पे जो कौन सी गुलाम वंश के शासक है जो बलबन के नाम से जान जाता था, ये आपसे पूछ रहे हैं, यानी दूसरे भाषा में ये पूछ रहा है कि बलबन का ओरिजिनल नाम क्या था। तो उल्लुग खान था, उल्लुग खान। देखिए वो उल्लुगु खान है, उल्लुगु खान मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं, और ये है आपका उल्लुग खान। उल्लुग खान हम किसे कहते हैं भाई? बलबन को कहते हैं। दिल्ली सल्तनत पे गुलाम वंश के प्रमुख शासक बलबन हुए, है ना, बहुत ज्यादा प्रमुख हुए भाई, इल्तुतमिश के लेवल के हुए। इनके अलावा बलमल जो है सिजदा और पैबोस की प्रथा चलाई, है ना। इनके अलावा नवरोज त्योहार करवाया, लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, तुर्कान ने चिहलगानी को समाप्त किया। जो कौन चलवाए थे? इल्तुतमिश चलवाए थे। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बलबन का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1266 से 1287 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी, अब कुछ जो शासक हुए सल्तनत के उनके नाम है। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदर एसानी कहा करता था। मोहम्मद बिन तुगलक जूना खां कहा करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श कहा करता था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक जूना खां के अलावा उल्लुगु खां भी कहते थे, और ये जो बलबन है ये उल्लुग खां है। तो दोनों के नाम मिलता जुलता है ना, ध्यान रखेंगे। सिकंदर लोदी को जो है निजाम भी कहते थे भाई। तो इस प्रकार से जो है इन लोगों का बदला हुआ नाम था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले की है? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हिच डिस्ट्रिक्ट्स हैव द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया? तो भाई ये क्या, दिबांग घाटी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है ना। और यहाँ पे जो है एक तो अरुणाचल प्रदेश अपने आप में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला स्टेट है, वहां पर भी जो ये पार्टिकुलर जगह है
दिबांग घाटी, यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व है इंडिया का। ठीक है, 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व माननीय बिहार का है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व माननीय आपका अरुणाचल प्रदेश का है। इनके अलावा 2011 में जनगणना जो हुई, ये देश की 15वीं जनगणना हुई। प्रथम जनगणना 1872 में हुआ था, उस समय अंग्रेज गवर्नर मेयो था। लेकिन जो 10 वर्षों के पीरियड के बाद जो है आपका जनगणना होने लगा, यानी अंतराल पे लगातार, ये आपका 1881 से हुआ। उस समय रिपन था। देखिए कल वर्नाक्युलर एक्ट में जो है रिपन के लिटन के जगह रिपन लिखा गया है और आपका 82 के जगह 78 के जगह 82 लिखा गया 78 में, है ना। तो मैंने उसको जो है नीचे पिन कर दिया था कमेंट, और पीडीएफ में जो मैं देता हूँ उसमें करेक्ट करके दिया हूँ। तो भाई थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, इसमें जो है कल मिस हो गया था, है ना। हमसे ही मिस हुआ था, चूंकि हमको भी देखना चाहिए था। टाइप करके भले दूसरे दिए थे लेकिन हमको देखना चाहिए था, है ना। तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ भैया। समय आजादी के समय जो है जनगणना आपका हुआ, ये आपका 1951 में हुआ, आजादी के बाद मतलब। अंतिम जनगणना जो है 2011 में हुआ और अभी जो जनगणना होने वाली है 2021 में होने वाली है। 2021 की जनगणना होगी, 16वीं जनगणना होगी। ठीक है, इनके अलावा जो जनगणना 2011 के कुछ मोटा डाटा है, जैसे लिटरेसी रेट और सेक्स रेशियो, इन दोनों पर ज्यादा ध्यान देना है। तो लिटरेसी रेट और सेक्स रेशियो ये दोनों ही हाई किसके हैं? केरल के हैं। और केंद्र शासित प्रदेश में अगर लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो लक्षद्वीप की हाई है, और सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो आपका पुदुचेरी का हाई है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश का भी ये दोनों डाटा याद रखेंगे, और दोनों में केरला ओवरऑल है ही। इसके अलावा जो पिछला जनगणना हुआ था 2011, कितने चरणों में हुए थे? 2 चरणों में हुए थे। ठीक है दोस्तों, ये उल्लुग खान वाला जरूर ध्यान रखेंगे। ये मोहम्मद बिन तुगलक और इनमें गयासुद्दीन बलबन, इन दोनों में कंफ्यूजन पैदा करेगा आपको। और जब भी पूछेगा गारंटी है दोनों में से एक ही वंश का पूछेगा, या तो तुगलक वंश का पूछेगा या फिर ममलूक या गुलाम वंश का पूछेगा। तो या तो बलबन ऑप्शन रहेगा या फिर कुतुबुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक ऑप्शन रहेगा। ठीक, भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत खान रखा गया था, भारत रखा गया था। निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? इन द नेम ऑफ भारता जन इंडिया वाज नेम्ड भारत, इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग वेदास द फर्स्ट मेंशन ऑफ दिस जन इज फाउंड। तो भाई ऋग्वेद में, कोई कहीं न मिले तो ऋग्वेद में मिलेगा। ऋग्वेद जो है उस समय का जो है, आजकल का, है ना। आजकल भाई इन पे देख रहे हो नासा फॉलो करने लगे भाई, है ना। ऋग्वेद, वेद 4 है भाई, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुरानी और सबसे प्रामाणिक वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। भारतीय संगीत का जनक कौन है भाई? सामवेद है। ऋग्वेद में जो है गंगा का 1 बार, यमुना का 2 बार वर्णन किया गया। नासा कहने का मतलब है भाई बहुत सारे विदेशी भी फॉलो करने लगे हैं हमारे वैदिक ज्ञान को, है ना। ये आप वृंदावन में जाके इस चीज की साक्ष्य देख सकते हैं। इनके अलावा प्रसिद्ध दशराज युद्ध का जो वर्णन है ये ऋग्वेद में देखने को मिलती है। ऋग्वेद में 10वें मंडल में 1028 सूक्त है और 10 मंडल है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था जो धार्मिक अनुष्ठान है उसकी कहाँ पे आपको मिलेगा, तो उसको आपको यजुर्वेद में मिलेगा। अथर्ववेद मत मार देना, अथर्ववेद भले ही जादू टोना वाला है लेकिन ये भी इसी तरीके से मिलता जुलता है कि भाई धार्मिक अनुष्ठान, तो आपको जो है यजुर्वेद मारना है, ये एक अलग से ध्यान रखना है। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है और दोनों जो है आपका सबसे नया वाला अथर्ववेद है। तो इस प्रकार से आप जो है इनको ध्यान रख सकते हैं। वेद से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं, वेद से जो क्वेश्चन आते हैं ये आते हैं कि भाई जो पुराने काल में नदी को क्या कहते थे, तो ये मैं पहले ही पढ़ा रखा हूँ, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ठीक है, देखिए, इन व्हिच ईयर डिड द कोया रिवेलियन टेक प्लेस इन ईस्ट गोदावरी रीजन, तो ये 1879 में हुआ था। संथाल विद्रोह भी हुआ इसी प्रकार का, ये पहले हो चुका है, 1855 में हुआ है। नेता भी इनके पूछे जाते हैं तो सिद्धू और कान्हू है। कूका आंदोलन ये पंजाब में गुरु राम बालक सिंह के सामने हुआ था। अहोम विद्रोह ये असम में हुआ था। तो ये कुछ विद्रोह हैं जो आपको ध्यान रखना है। बाद बाकी रामोसी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, पाइका विद्रोह, ये सब मैंने आपको बता रखा है। इसके अलावा नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? व्हेन वाज द न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च? तो ये लेटेस्ट है, जनवरी 2023 में किया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये जो है आपके एग्जाम में आ सकता है। इसमें जो है लगभग 81 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाने की लक्ष्य रखी गई है। इसके अलावा राज्यों में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल इन स्टेट्स? तो उस राज्य के राज्यपाल। जैसे आपने केंद्र में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा करवाना है भाई? राष्ट्रपति के द्वारा करवाना है। उसी प्रकार से राज्यपाल के द्वारा जो है राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है, जो राज्य सरकार की सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं। राज्यपाल की पद 153, राज्यपाल की क्षमादान 161। राज्यों में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है?
है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और कब तक पद पे बने रहते हैं? जब तक राष्ट्रपति चाहे, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। पारंपरिक चिकित्सा पर एससीओ के पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक और एक्सपो का आयोजन कहां पर हुआ है? वेयर हैज द फर्स्ट इंटरनेशनल मीटिंग एंड एक्सपो ऑफ एससीओ ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो ये आपका गुवाहाटी में हुआ है। गुवाहाटी कहाँ पे है? सभी जानते हैं। इनके अलावा जो एम्स का उद्घाटन है उधर ही हुआ है, गुवाहाटी में, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा एससीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? चाइना के अंदर, बीजिंग के अंदर। एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी कौन सा बना था? तो बनारस बना था। इनके अलावा झूमिंग कृषि को उड़ीसा में किस नाम से जानते हैं? बाय व्हाट नेम द झूमिंग एग्रीकल्चर नोन इन उड़ीसा? तो इसे बारिगा कहते हैं। झूम कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। इसके अलग अलग राज्य में इनका अलग अलग नाम हो जाता है। जैसे मैंने आपको कल मध्य प्रदेश का बताया था, दहिया कहते हैं मध्य प्रदेश में इसे, झारखंड में इसे कुरुवा कहते हैं, आंध्र प्रदेश में इसे पोदू कहते हैं, और उत्तर भारत में इसे ओरिजिनल नाम झूम ही कहते हैं। ठीक है, तो ये सब थे आपका जो है आज का क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, उसके कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। इनके अलावा अगर आपने ये पीडीएफ अगर आपको बाय करना है इस प्रकार की सभी क्लासेस की, जो भी हमारी 57 क्लास होंगी, तो आपको नीचे लिंक दिया गया होगा, उस पर क्लिक करके आपको व्हाट्सएप से मैसेज करना है। आपको व्हाट्सएप से मैसेज करने के बाद सारी जानकारी डायरेक्ट मिल जाती है और आप जो है पीडीएफ आराम से बाय कर पाते हैं। फिर आपके ग्रुप में ऐड किया जाता है, जिसकी वैलिडिटी 60 दिन होगी, ये 57 क्लास तक। और इसके दरमियान में जो भी पढ़ाऊंगा वो सब तो मिलेगा ही मिलेगा, बाद बाकी ये पीडीएफ भी मिलेगा जिसकी आपने वीडियो अभी देखा है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।